हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे? मॉडल पेपर थर्ड से। दो मॉडल पेपर खत्म, तीसरा मॉडल पेपर 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे और भी ऐसे मॉडल पेपर्स लगाएंगे और ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को बार बार लगा के रखिएगा, खूब प्रैक्टिस करके रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर में किसके क्वेश्चंस लगाने वाले हैं? फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो फिजिक्स मजेदार है ना, मजेदार हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और खूब मजा आने वाली है। ठीक है, तो आप ये बताइए, मैथ के जितने भी क्वेश्चंस है आप लोगों ने लगा लिए हैं और जो क्वेश्चंस एक दो बचे हुए थे, ठीक है, कुछ छूट गए थे, ठीक है, शायद 37-38 नंबर क्वेश्चन, वो सब आप लगा लीजिएगा। आसान क्वेश्चंस हैं वो भी। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस के लिए मैथ की क्लास तो नहीं चलाई जा सकती है ना। तो आइए अब हम लोग फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर देने पर, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, इनकी बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी। ठीक है, तो इनकी दूरी को आधी कर देने पर, इनकी दूरी को आधी यानी कि इनको थोड़ा थोड़ा पास में ला दिया गया है, पास में लाके बिठा दिया गया है। दूरी पर इनके बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 2 गुना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 2 टाइम्स, या फिर 4 गुना पड़ेगा, या फिर 8 गुना, या फिर इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ और ही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जब इस तरीके क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं क्योंकि ये एक चैप्टर है फिजिक्स का जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे क्वेश्चंस बनने ही हैं और सिंपल एक यही फॉर्मूला होता है जिससे क्वेश्चन दिया जा सकता है। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा हार्ड हैं, तो 10th वाले बच्चों को निगाह में रखते हुए ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से पूछा जाता है, जो कि फॉर्मूला क्या हमारा कहता है, अगर हम फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी दो कण के बीच में, तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है? 2k यहाँ पर Q1 और Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये जो k होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1/4πε0 होता है। ठीक है, तो अभी हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस हमने k सीधे लिख दिया। तो अगर हम माने कि ये हमारा जो आवेश है वो Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए फिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब उसी तरीके से अब आवेश तो वही रहेगा, आवेश तो बदला नहीं है, बदला क्या है? केवल और केवल उसके बीच की डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस पहले r थी अब वो r/2 हो गई है। तो अब इसके हिसाब से फोर्स निकलेगा, तो फोर्स को हम F डैश कह दे या फिर F1 कह दे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बस ये F नहीं रखना, उससे थोड़ा चेंज रहना चाहिए। तो अब देखिए k की जगह तो k रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 भी Q2 भी, और R जो है अभी हमारा चेंज हो चुका है, तो इसके जगह हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। इसको अगर हम टोटल सॉल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 4 और यहाँ पर k और यहाँ पर Q1 और Q2। ठीक है, कि यानी कि जो 4 है, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, अभी आप सोचेंगे 4 कहाँ से आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, r का स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, नीचे क्या बचेगा, r का स्क्वायर। और ये जो टर्म देख रहे हैं, इस तरीके का हम लोग और भी क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले भी। तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं ये क्या है हमारा टोटल, ये क्या है, ये हमारा यही वाली वैल्यू है, देखिए यही वाली वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4f के बराबर आता है, यानी कि जो हमारा नया f आएगा, नया f आएगा वो पुराने f के 4 गुना आएगा, है ना। क्या आएगा, 4 गुना। देखिए तो 4 गुना, यानी कि अगर हम इसको 2 यानी कि आधा करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, अगर इसको हम 1/4 करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर के टर्म में चलेगा। तो आप यहाँ से एक शॉर्ट तरीका भी दिमाग में रख सकते हैं कि अगर r को ठीक है, उसको आधा कम किया जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर उसको 4 गुना कम किया जाए, है ना, तो मतलब 1/4 किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। मतलब जितना भी कम करेंगे उसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज इसको बढ़ा दें यानी कि दोगुना कर दें तो फिर वो f हमारा आधा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा काम होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको, यहाँ से रिलेशन बन गया 4 आगे। क्लियर है, शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा लिख करके परेशान नहीं होना है ना। चलिए सर, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है ना, ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, भाई कौन है भाई, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है, ठीक है, लिख देते हैं, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है से अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखता है। मतलब कि जो लास्ट जहां तक वो साफ क्लियर देख सकता है, मतलब उस लेंस से वो कितना है, 25, यानी कि उसका उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायप्टर्स, है ना। तो उसके बाद इतना सेंटीमीटर है प्रतिबिंब जहां पर होता है ना, इतना दूर तक वो दूरी पर बनता है उसका प्रतिबिंब, जो कि वो देख सकता है अंतिम प्रतिबिंब। इसे यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप, संयुक्त माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं, ठीक है, में अभिनेत्र लेंस, यानी कि ये जो उत्तल लेंस है इसको क्या बनाया गया है, अभिनेत्र लेंस। अब समझिएगा अभी टर्मोलॉजी को, अभिनेत्र लेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में आई पीस कहते हैं, क्या कहते हैं, आई पीस, ठीक है, के रूप में, ठीक है, के रूप में 30 क्षमता वाले, 30 आवर्धन क्षमता वाले, यानी कि एक दूसरा लेंस है जिसका m जो है, m यानी कि आवर्धन क्षमता, है ना, वो कितना है, 30 है। 30 आवर्धन क्षमता वाले अभिदृश्यक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। तो कौन सा है, 30 क्षमता वाले अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, के साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त, यानी कि इन दोनों लेंस, ये एक लेंस है हमारे पास अभिदृश्यक जिसका, जिसकी कहानी हमारे पास में ये दिया है, और एक दिया है ये, इसकी क्षमता ये है अभिदृश्यक, इन दोनों को साथ में लगाया जाएगा ताकि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन सके जिसके हम छोटी छोटी चीजें भी देख सकते हैं। बनाया जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता, यानी कि टोटल जो कंपाउंड हमारा बनेगा दोनों लेंस लगाने के बाद जो बनेगा, उसका जो है आपको बताना है आवर्धन क्षमता। तो बतानी है माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप का आवर्धन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है, आवर्धन क्षमता ऑप्शन में क्या क्या है भाई, 15 है, 15 है, और 30 यानी कि 30 है, 150 है, और 180, ठीक है। तो अब समझिए इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करें, हो सकता है नया क्वेश्चन हो आपके लिए, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, समझना है, ठीक है। ये हमारा अभिदृश्यक लेंस जिसको हम लोग आईपीस कहते हैं, ठीक है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम सॉरी, अभिनेत्र लेंस है, ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एफ हमारा एफ ई हो जाएगा, यानी कि फोकस ऑफ अभिदृश्यक लेंस आईपीस लेंस, ठीक है। और ये डीई या फिर हम इसको डी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर ये निकल रहा है इसका आवर्धन, इसको हम लोग, क्योंकि ये किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है, तो इसको हम लोग एम ओ स्मॉल में कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन क्षमता होती है, इसको जब हम निकालते हैं, यहीं पर आपको हम समझा दें, तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो है, यानी कि 2
लेंस के लिए जब हम निकालते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होंगे, कंपाउंड है, तो इसकी आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल एम मानते हैं, मान लीजिए फॉर्मूले में। तो जो पहला लेंस है यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो दूसरा लेंस है यानी कि आईपीस लेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि इन दोनों की आवर्धन क्षमता को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो माइक्रोस्कोप यानी कि टोटल माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता होती है। तो दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। क्या बात है। तो हमको ये चीज तो दिया गया है, यानी कि अभिदृश्यक लेंस का माइक्रोस्कोप जो है, सॉरी, जो लेंस है उसका हमको क्षमता तो दिया गया है, लेकिन हमको अभिदृश्यक लेंस यानी कि आईपीस का नहीं दिया गया है। तो अब इसका कैसे निकाला जाए भाई? तो इसके लिए हमारे पास में कुछ डेटा दिया गया है, ये डेटा दिए गए। तो इस डेटा से हम लोग इसका आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग एम ई कहेंगे। क्या कहेंगे? एम ई कहेंगे। तो एम ई कैसे निकलेगा? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, एफ ई वो आयरन वाला नहीं, ये आई पीस के लिए, आई पीस का जो है फोकस। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। तो 1 प्लस ये कितना दिया है भाई? ये 25 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर नहीं कहेंगे इसको, 6 कहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए 5 और ये 6, तो इतना हो गया। ठीक, तो अब बताइए, अब आपका ये जो कैपिटल एम है यानी कि टोटल माइक्रोस्कोप की क्षमता क्या निकलेगी? ये आपके पास में 30 है और ये आपके पास में 6 है, तो 6 त्रिक 18 यानी कि 180, जो कि आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग में रखना है? सबसे पहले माइक्रोस्कोप निकालने के लिए आपको दो लेंस जो उसमें लगे होंगे उन दोनों के आवर्धन का मल्टीप्लाई। तो कभी तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको दोनों लेंस का आवर्धन दे दे और आपसे पूछे कि बताइए जो माइक्रोस्कोप है उसका क्या होगा, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर एक का दिया है, एक का नहीं दिया है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका हो सकता है कि ऐसा जो हमारे पास फोकस दिया है और ये जो डायप्टर दिया है वो दिया हो, या फिर कोई और तरीका दिया हो, लेकिन अल्टीमेट हमको यही दिमाग में रखना है कि दोनों का आवर्धन कैसे आए, क्योंकि दोनों का आवर्धन आएगा तभी जाकर के हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आवर्धन दोनों का निकालना है। अब आपको हम इसी तरीके का छोटा सा और क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, एक लेंस है या फिर माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जिसका जो जिसका जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है, उसका जो आवर्धन है, आवर्धन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका जो आवर्धन है वो 25 है। ठीक है, वो कितना है? 25 है। और जो हमारे पास में आई पीस है, जिसको हम लोग अभिदृश्यक आई पीस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं भाई उसको? देखिए, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते यही होता है कि एक लैंग्वेज आप दिमाग में रख पाते हैं, उसका नाम क्या है? हाँ, अभिनेत्र लेंस, सॉरी, अभिनेत्र है तो आप उसमें समझ सकते हैं कि वो आई पीस है, अभिनेत्र। ठीक है, अभिनेत्र लेंस। ठीक, तो अभिनेत्र लेंस का जो आपको क्षमता यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है 7। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पूरा माइक्रोस्कोप होगा, जो पूरा माइक्रोस्कोप होगा उसका आपको आवर्धन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आपको दिमाग में रखने के लिए, फॉर्मूला दिमाग में रखने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको तुरंत बताइए, तुरंत अभी वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट कर दीजिए खट से। ठीक है, कितना आएगा वो बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो आप इसको कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म का कोण, एक पतले प्रिज्म का, एक पतला प्रिज्म है, कैसा है? पतला, पतला प्रिज्म का कोण, कोण कितना है? 10 डिग्री। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है नहीं? उधर 10 डिग्री वाला दिख रहा है, ओ थोड़ा कम दिख रहा है। चलिए इधर लिख देते हैं, का कोण जो है वो कितना है? 10 डिग्री है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक जानते हैं क्या होता है, इसको हम लोग म्यू से या फिर एन से और लिख देते हैं, या लिख देते हैं, या फिर एन, दोनों से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, अपवर्तनांक जो दिया है 1.7 दिया है। हो तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण बता रहे हैं, यानी कि मिनिमम आपको क्या बताना है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है, विचलन कोण बताना है। क्या बताना है भाई, विचलन कोण आपको बताना है। तो विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं प्रिज्म के लिए, तो आपको वही बताना है, ठीक है। तो वैसे तो जो विचलन कोण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो काफी लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, पतले प्रिज्म के लिए पूछा है। तो जब पतले प्रिज्म के लिए पूछा है तो हम उसके हिसाब से फॉर्मूले को लगाएंगे। तो पतले प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान होता है। क्या होता है भाई, वो होता है म्यू माइनस 1 और इनटू में ए, ठीक है। अब म्यू कह लीजिए या फिर एन कह लीजिए, दोनों बात एक ही है, यानी कि अपवर्तनांक पदार्थ का और जो पदार्थ से प्रिज्म बना है उसका प्रिज्म का एंगल, इसको हम लोग प्रिज्म एंगल को, प्रिज्म का जो कोण होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और जो कि हमको 10 डिग्री दिया गया है। बस आपको ये फॉर्मूला जानने की जरूरत थी, और मिनिमम पूछा है तो हम इसको डेल्टा एम भी लिखेंगे, है ना। तो डेल्टा एम क्या निकल करके आएगा भाई साहब, चलिए बताइए, सब लोग जान रहे हैं आप। तो ये कितना दिया है, 1.7 आपको अपवर्तनांक दिया है पदार्थ का, और उसके बाद -1 कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई प्रिज्म का एंगल यानी कि 10 कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम माइनस करते हैं, तो 0.7 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 आ जाएगा, 7 डिग्री आ जाएगा इसका तो विचलन कोण। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया था, 1.7 दिया था, 10 दिया था, 7 और 15 भी दिया था, तो जो कि 7 हमारा 7 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस में आपको ये चीज मालूम रहेगी तो काम आपका हो जाएगा, तो उसको दिमाग में रख लीजिए फिर, है ना, खट से। ठीक, देखिए आप जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम एकदम आसान आसान क्वेश्चन से या फिर जो हमने देखे हैं उस तरीके के पढ़ेंगे तो फिर आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज को एक्सप्लोर कीजिए, जो नए नए क्वेश्चन है इनको देखिए, इनसे घबराइए नहीं, आप इनको समझिए, इनको दिमाग में रखिए, कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं आईआरटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो हम मतलब वो तो नहीं समझ पाएंगे उतना, लेकिन जो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम वो लोग जानते हैं कि क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। है तो वो डिप्लोमा, लेकिन क्वेश्चन हार्ड देते हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे थोड़ा। चलिए आते हैं, क्या कह रहा है भाई, एक आवेश, एक क्या है, आवेश, एक आवेश Q है, इसको क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, एक Q और एक Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। दो भागों में विभाजित किया जाता है, अलग करने पर, अलग करने पर दोनों आवेश के बीच का कूलाम बल अधिकतम होगा। मतलब इसको अलग अलग एक जगह रख देने पर, मतलब एक को हमने यहाँ रख दिया, एक को यहाँ पर रख दिया, ये हमारा Q है, ये हमारा Q माइनस Q है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, यानी कि जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया पहला वाला, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा कि अधिकतम कूलाम बल अधिकतम तब होगा जब, कह रहा है कि अधिकतम तब होगा जब 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 अनुपात, जब अनुपात Q अपॉन Q का मान होगा। क्या मान होगा भाई, ऑप्शंस में आपके हैं दो, मतलब कि इसका मान मतलब कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा कि इसका मान हमारा अधिकतम आएगा, ठीक है। समझाते हैं अभी और अच्छे से, थोड़ा एक बार ऑप्शंस लिख दें फिर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है 1/4, ये ऑप्शन है आपके 4। कहने का मतलब ये है, देखिए इसको दो भागों में तो तोड़ा गया। अब मानिए अगर हम Q को 10 मान ले
तो अगर हम इसको दो भाग में तोड़े तो 1000 तरीके से दो भाग में तोड़ सकते हैं, 1000 नहीं तोड़ सकते तो काफी तरीकों से तो इसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि एक हम इसको 1 और 9 के पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक हम तोड़ सकते हैं 9 और 1 के पार्ट में। चलिए ये भी वही चीज हो गई, लेकिन अगर हम कहें तो 2 और 8 के पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3 और 7 के पार्ट में, 4 और 6 के पार्ट में, 5 और 5 में, ऐसा हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में भी अगर हम लिखें तो कर सकते हैं अलग अलग, तो बहुत तरीकों से इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा पेयर, यानी कि अगर हम इन सबका रेशियो निकालेंगे तो इसमें आएगा 1:9, इसमें आएगा 2:8, इसमें आएगा 3:7, इसमें आएगा 4:6, इसमें आएगा 5:5, यानी कि अलग अलग रेशियोज आएंगे इन दोनों चीजों के, है ना। तो अब इसमें इसमें यानी कि जब हम इनको अलग अलग चेंज करेंगे, क्यू और मतलब कि इस पहले वाले को और दूसरे वाले को चेंज करेंगे, यानी कि इसको और इसको चेंज करेंगे, कभी 1 और 9 रखेंगे, कभी 2 और 8 रखेंगे, तो इसका जो बीच में फोर्स लगता है उस पर भी तो फर्क पड़ेगा। अरे भाई, क्योंकि Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई होता है, तो 9 एक का 9 होगा ये, है ना, और 8 दूनी 16 होगा ये, 7 तरीक 21 होगा ये, 6 चौको 24 होगा ये, 5 हम 25 होगा ये, तो सबका अंतर है ना। तो जब सब वैल्यूज अंतर में आ रही है तो इसका रेशियो पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा रेशियो बने, कहने का मतलब है कि जब अनुपात Q अपॉन Q का मान होगा, यानी कि उसका अनुपात ऐसा क्या हो जब इस पे लगने वाले फोर्स का मान, ठीक है, फोर्स का मान क्या हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए सर, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से। हमको मालूम है कि F बराबर क्या होता है, फिर से हम वही चीज लिखेंगे K और Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, तो Q2 हमारे पास में Q2 है, Q2 है ना, Q2 समझते हैं ना, क्यूट है ना, यू आर Q2, है ना। उसके बाद क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस चलिए हम मान लेते हैं कि R है, तो ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। अब देखिए इस f की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि q ही हर चीज को चेंज कर सकता है ना। r के चेंज होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके रेशियो पे, ठीक है, लेकिन q जो स्मॉल q है, इस यही चेंज होगा तो सब कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए स्मॉल q अगर यहाँ 5 रखते हैं, मानिए कि अगर ये 10 है और यहाँ पर हमने 4 रखा, तो 4 इधर घटेगा तो 6 आएगा इधर का वैल्यू, देखिए इसमें घट नहीं, यानी कि इस वैल्यू को चेंज करने से ये वैल्यू भी इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर भी Q है, तो Q ही अल्टीमेट हर जगह क्या कर रहा है, Q ही जो है सबको डिफाइन कर रहा है चेंज करने की। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, F, डेल्टा F अपॉन, क्या निकालेंगे, डेल्टा, सॉरी, F अपॉन डी बाई क्यू, और इसको रखेंगे 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों रखेंगे, 0 के बराबर रखने से हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका हम इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो ये चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए k पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आर स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर हम चलिए एक बार लिख देते हैं, ये तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, जो थोड़ा छोटे बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे कक्षा 10 वाले, ठीक है, परेशान नहीं होना अभी लोग, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि f की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है ना। अब देखिए जो इसमें कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर k अपॉन आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, केवल और केवल क्या होगा भाई, केवल और केवल क्या होगा यहाँ पर, केवल और केवल आपके पास में यहाँ पर बचेगा, आपके पास में यहाँ पर बचेगा ये q, इसका मल्टीप्लाई चलिए हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, d अपॉन, मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर देते हैं तो ये हो जाएगा q और माइनस q का स्क्वायर। सॉरी थोड़ा इधर क्या है ना, बोर्ड ये हमारा गिरने पे है, अभी हम इसको सोचिए ग्लास, ये ग्लास है ना, इससे इसकी इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको ठोक रहे थे, जब मुझे पूरा ग्लास ये
ऐसा चिपक गया है ना, तो ग्लास से इसको अभी ठीक किए हुए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना। तो बस इसीलिए थोड़ा धीरे लिख पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि पलट जाए आज ही की क्लास में। लेकिन आज संडे है तो आज इसको पूरा ठीक कराना है ना, सबको अच्छे से ड्रिल करा करके इसको लगवाना है। ठीक, चलिए। तो अब यहाँ से हम इसको, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे इक्वल में 0 है, अगर इस पूरे को हम उधर भेज दें तो ये सब 0 के बराबर हो जाएगा, कहानी इसकी खत्म हो जाएगी, बचेगा ये। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा पहले में q, है ना, ये आएगा q, और माइनस में ये 2 बाहर आएगा और q आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस पावर 1 रहेगी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये वैल्यू टोटल हमारे पास में आती है, जो कि किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो अब अगर हम इस q मतलब इस टर्म को उधर की तरफ ले जाएं तो क्या आएगा, इक्वल में 2q, है ना, 2q। अब हम इस छोटे वाले q को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, q अपॉन q इज इक्वल टू 2, ठीक है, आ गया ना। तो q बाई q का अनुपात 2 के बराबर होगा, क्या होगा, 2 के बराबर होगा, तब इस f की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो क्या होगा, अनुपात 2 के बराबर होगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इक्वेशन कठिन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज कॉमन है, बस मैक्सिमम के लिए आपको जानना है कि अवकलन करना पड़ता है, 0 के बराबर रखना पड़ता है, बस अवकलन कर दिया, आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मापनी, मापनी मतलब कि स्केल, ठीक है, पर न्यूनतम मापनी भाग, न्यूनतम मापनी भाग कितना बना हुआ है, 0.5 mm है, वर्नियर के, यानी कि वर्नियर का क्वेश्चन है ना। तो मापनी यानी कि मेन स्केल की बात हो रही है, तो मेन स्केल का एक डिवीजन की बात हो रही है, यानी कि एमएसडी, यानी कि न्यूनतम भाग। एमएसडी हमने बताया था ना क्या होता है, मेन स्केल का एक डिवीजन एमएसडी, या फिर हम ऐसे लिख दें कि 1 एमएसडी बराबर कितना है, 0.5 mm, कितना है, 0.5 mm, ठीक है। वर्नियर के, वर्नियर के 25 भाग, वर्नियर के 25 भाग मापनी के 24 भाग के तुल्यांक है। ये चीज तो आती है हर बार वर्नियर में, कितना भाग, 25 भाग, सॉरी 25 भाग वर्नियर के, है ना, वर्नियर बराबर है 24 भाग, 24 भाग, ठीक है, 24 भागों के बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तुल्यांक है या बराबर है, यदि वर्नियर का शून्य, वर्नियर जो होता है उसका जो शून्य होता है वो क्या है, वो शून्य जो है 71.92 और 72 सेंटीमीटर, ठीक है, के बीच, के बीच हो, तो सॉरी अभी बीच हो, तथा 21वां यानी कि 21 वाला, 21वां, है ना, 21वां, है ना, भाग, भाग मापनी के एक सीध में मिलता है, ठीक है। तो ये भाग मैच करता है, या में TCH लिख दीजिए, मैच करता है। तो आपको बताना है कि जो स्केल है उसकी रीडिंग बतानी है, ठीक है, मापनी का पाठ्यांक बताना है, पाठ्यांक या फिर रीडिंग बतानी है, क्या होगा, आपके ऑप्शंस हैं कुछ, 71.992, 992, 71.971, 971, 71.996 और नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए घबराइए नहीं, हम आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाएंगे, है ना, चलिए अच्छे से, ठीक।
तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्नियर का है, आपको मालूम है ना। अब वर्नियर की रीडिंग निकालने के लिए इसकी रीडिंग्स पूछा हुआ है, तो रीडिंग निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो इसका काटा है, जो वर्नियर का जीरो वाला पॉइंट होता है, वो 71.92 और 72 के बीच में कहीं पर है। ठीक है, यानी कि इसका जो जीरो है ये यहाँ पर कहीं पर मैच कर रहा है। ठीक है, ये जीरो से जीरो मैच करता है, तो उसको हम वैल्यूज अपनी देखते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है ना। तो इन दोनों के बीच में है। तो ये तो हमको कंफर्म है कि इतनी वैल्यू तो, जो भी रीडिंग नापी जा रही है, जिस भी मटेरियल की रीडिंग नापी जा रही है, पार्ट की रीडिंग ली जा रही है, इतना तो कंफर्म है कि इतना सेंटीमीटर तो है ही उसमें, है ना। बस एक्स्ट्रा कुछ और होगा, जो कि मेन स्केल पे, ये मेन स्केल पे आता है और कुछ वर्नियर स्केल पे आता है, तो वो और इक्वेरेसी देता है। जैसे देखिए 92 है ना, तो एक वैल्यू और आएगी बस, है ना, एक वैल्यू और आएगी जो उसमें ऐड होगी और फिर हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी वर्नियर वाली, है ना। तो उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझिए, लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है भाई, लीस्ट काउंट हम कई बार बता रहे हैं कि 1 MSD, यानी कि मेन स्केल की एक डिवीजन, और उसमें माइनस कर दीजिए एक डिवीजन VSD, यानी कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, है ना। तो 1 MSD कितना है, 1 MSD इतना mm है, तो mm में नहीं रखना, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 0.05, है ना, और माइनस करेंगे 1 VSD। अब 1 VSD कैसे निकालते हैं, तो VSD निकालने के लिए, यानी कि वर्नियर स्केल का निकालने के लिए, हम देखते हैं कि वर्नियर का कितना भाग कितने भाग के बराबर है। तो छोटा वाला भाग हमेशा आप ऊपर रखिए, इतना दिमाग में रखिए, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाला यहाँ पर कभी 19 20 रहेगा, कभी 49 50, कभी 99 100, कभी 24 25, तो वैसे ही रख दीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कीजिए एक MSD का। तो एक MSD हम आपके पास में कितना था, एक MSD, ठीक है, यानी कि मेन स्केल का मल्टीप्लाई करेंगे तभी VSD निकलेगा। तो एक MSD आपके पास में कितना था, 0.05। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। और लिस्ट काउंट आने से क्या होगा, लिस्ट काउंट आने से ये होगा, कह रहा है कि वर्नियर का 21वां भाग मैच कर रहा है, तो 21 भाग मैच कर रहा है, एक भाग का मान हम निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर का एक भाग, है ना। तो 21 भाग पे मैच कर रहा है, यानी कि 21 भाग और वैल्यू इसमें ऐड होगी, है ना। अगर आपको इसमें सब में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप एक जो हमने वर्नियर पे वीडियो बनाई है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, पहले वाली वीडियो, 2025 वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। सब कुछ का लिंक इसमें पड़ा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, 26 का 25 का सबका लिंक पड़ा है। वर्नियर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी वर्नियर क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से इसको सॉल्व किया जाए भाई, तो ये आएगा 0.05, है ना, माइनस में इसको कैसे सॉल्व किया जाए सर। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 हो जाएगा ना, और 100 से ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये 5 हो गया। अब देखिए हमारे लिए काम करना आसान हो गया, तो ये 5 एक कम 5 और 5 हम 25 हो गया। ठीक, अब इस 5 को डिवाइड कर देते हैं इसके साथ में, तो कितनी बारी जाएगा, या फिर हाँ 5 को ही कर देते हैं इसके साथ में। तो 5 को अगर हम 24 के साथ में, सर 24 के साथ में डिवाइड करें, तो कितनी बारी जाएगा, 4 बारी जाएगा, 4 बारी जाएगा, 4 पंचे 20, है ना, यहाँ पर 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो, सॉरी इधर जीरो आएगा, 8 बारी जाएगा, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि टोटल आएगा आपके पास में 4.8, और डिवाइडेड बाई 100 को ना भूल जाना, है ना, मुझे ना भूल जाना, ठीक है। फिर उसके बाद 0 और 4 और 8, यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये इधर इधर आ जाएगा, तो इतनी वैल्यू इसकी टोटल आएगी। अभी हम इसका निकाले हैं, ये छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो इसको अलग कर दो यार, यहाँ से इक्वल हटा दो, ठीक है, अब सही है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0.0,
48 आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज संडे का मौसम है, ठीक है, काफी टाइम है पास। तो अब इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 0.002 002। ओ माय गॉड, ऐसा आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा आएगा, है ना। देखिए ये ऐसे आप समझ लीजिए कि ये 50 है ना, और ये 48 है, तो घटा देंगे तो 2 आएगा ना, बिल्कुल ओके। तो 0.02 आ गया। तो अब एक खाने का मान जो वर्नियर का होता है, छोटा छोटा बहुत पतला पतला वैल्यू होती है, तो इतना सेंटीमीटर आएगा, इतना सेंटीमीटर, है ना। 0.002 सेंटीमीटर आएगी इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अब 21 भाग पे मैच कर रहा है, यानी कि 21 भाग छोटा 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 इतना इतना, है ना। तो उस सबको हम ऐड करेंगे, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 21 के साथ, 21 के साथ, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा, 3 संख्या के बाद, तो 0, और यहाँ पर ये, तो इतना सेंटीमीटर वर्नियर पे आया है। अब बाकी यहाँ पे देखिए इसके बीच है, तो जब भी बीच कहे तो आप हमेशा छोटी वाली वैल्यू को लेंगे, क्योंकि यही कहीं होगा, ऐसा तो ना डार्क करके जाएगा, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा, है ना वैल्यू, तो आप हमेशा छोटे वाले को लेंगे। तो इतना तो मेन स्केल पे दिखा रहा था, और इतना आपका वर्नियर से आपने निकाला। तो रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल सीधे सीधे ना कह करके आपको इसके और इसके बीच कहा है, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज याद देता है आपको, है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर। चलिए, 71.92 सेंटीमीटर में आपको ऐड करना है ये। तो पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट रखिए, जिसको दशमलव का जोड़ नहीं आता है वो भी सिखा दे रहा हूं भाई, सीख लो, ठीक है। 0 दशमलव के सामने हमेशा दशमलव रखिए, और बाकी जो नंबर जिधर आ जाए रख दीजिए, और जो खाना खाली हो उसमें 0 लगा दीजिए, है ना। बस उसके बाद जोड़ दीजिए खटाखट, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 6, सॉरी, यहाँ पे 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, है ना। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, कुछ गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, है ना। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई, ऐसी क्या समस्या है, हम लोगों ने कुछ गुनाह कर दिया, गलत कर दिया, क्या कर दिया। यहाँ पर 2 ही है, 2 और 4 6 ही होता है, ये 2 ही होता है, ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो अब क्या किया जाए, कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, सब कुछ तो सही ही निकाला है। डिंग 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 डिंग, ठीक है। तो अपना आंसर यही रहेगा, बाकी आप लोग उसको निकालिएगा क्या मैच कर रहा है, उसमें हम नन ऑफ दीज लगा देंगे, क्या कहें, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना। वैसे इसका आंसर तो शायद 9 2 वाला आता, लेकिन देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ, मिस्टेक तो वैसे नहीं हुआ, देखिए ये इतना ही आएगा, ये वैल्यू इतनी ही आएगी, है ना। और हाँ हो सकता है कुछ में ऊपर कुछ दिया हो, एक बार देख लेता हूँ, लेट्स चेक। इतना मेहनत करने के बाद आंसर नहीं आता है तो ओ, देखिए देखिए, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 9 2 नहीं दिया था, सॉरी 9 5 दिया था, बच गए हम, है ना, बच गए, तो 9 5 दिया है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 9 9 आ जाएगा, अब ऑप्शन में आ गया सर, ऑप्शन में आ गया, नन ऑफ दीज। आप ऐसे ऑप्शन है ना सर कभी सही नहीं होंगे, नन ऑफ दीज कभी सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ गया अब आंसर, ठीक है ना। तो वैल्यू थोड़ा ध्यान से, है ना, आप लोगों के लिए सतर्कता है, हमसे गलतियां हो रही है तो आपसे तो जाहिर सी बातें हो सकती है ना, लेकिन पढ़ाने में मस्ती करने में थोड़ा कभी कभी हो जाता है, बुरा मत मानिएगा, है ना। आपका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई मानते हैं नहीं। अरे भाई माइक तो नहीं बंद हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिश, एक सदिश P है और एक Q है, एक सदिश P है और एक सदिश Q है, इन दोनों का इन दोनों का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट R है, क्या बात है सर। यदि यदि P को P रहने दिया जाए लेकिन Q को दोगुना कर दिया जाए, तब तब सॉरी ऐसे नहीं, जैसे बना है वैसे ही बनेगा, तब इसके रिजल्टेंट का मान क्या होगा, इसके रिजल्टेंट का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 2pq, पहला ऑप्शन है। और ऑप्शन ही देख के आधे बच्चे घबरा गए, घबराइए नहीं, ठीक है, आपको तो पूरा सिलेक्शन लेना है, घबराना नहीं है सर। उसके बाद है नन ऑफ दी, ठीक है। चलिए सर कैसे करेंगे, देखिए P है, Q है, रिजल्टेंट R है, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता था, R इक्वल अंडर रूट पहला बल दूसरा बल प्लस 2pq और cos थीटा, यही होता था। तो इस के मतलब यहां से जो ये बात कही जा रही है वहां से यही चीज निकल करके आएगी, ये इक्वेशन हमारा वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में और कुछ लिखा है, वो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको भी समझ लीजिए कहाँ गया। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि Q को दो गुना कर दिया, जो Q है देखिए इसको हमने दो गुना कर दिया, दो से मल्टीप्लाई करके दो गुना कर दिया जाए, तो जो नया परिणामी होगा, नया परिणामी सदिश P के लंबवत हो जाएगा, सदिश P के लंबवत हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा, मानिए ये R है, तो ये P के क्या हो जाएगा, ये P के लंबवत हो जाएगा, इसके 90 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी इसने बताई है, तब आपको R का मान बताना है। तो अब देखिए जब एंगल की बात आती है और किसी जो हमारा कंपोनेंट है और जो हमारा रिजल्टेंट है इसके बीच के एंगल की बात आती है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, समझिए। फॉर्मूला हमारे पास में होता है tan थीटा इक्वल, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में दो फॉर्मूला बनता है, एक कैसा, दोनों हम आपको लिख करके बता रहे हैं पहले। देखिए एक होता है q साइन थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है p साइन थीटा q प्लस p कॉस थीटा। अब आप कहेंगे सर इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर देखिए q q है, ये p और p है, यहाँ पर p है और यहाँ पर q, यानी कि दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो ये अंतर क्या बताता है, जब ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें p बाहर हो, इसका मतलब ये है कि जो ये थीटा है, जो भी ये थीटा है, वो थीटा किसकी बात कर रहा है, P के साथ, मतलब रिजल्टेंट के साथ P का एंगल, क्या रिजल्टेंट के साथ P का एंगल बता रहा है, कब, जब P बाहर होगा तब, जो बाहर होगा उसके साथ रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब यहां पर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर Q बाहर है, P साइन और कॉस के साथ है तो उसको छोड़ दीजिए, Q बाहर है, तो Q, अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अब यहां पर जो एंगल होगा, यहां पर जो एंगल होगा tan थीटा, ये एंगल किसके कौन सा एंगल होगा, जो Q के साथ रिजल्टेंट के साथ बन रहा है, मतलब Q और रिजल्टेंट के बीच जो बन रहा है, यानी कि ये Q और रिजल्टेंट के बीच बता रहा है, ये P और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको क्या कहा है क्वेश्चन में कि P के साथ रिजल्टेंट का 90 डिग्री एंगल बनता है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो P के साथ बन रहा है, तो P बाहर रखेंगे, Q अंदर रखेंगे, ठीक है। दोनों चीजें डिफरेंट है, इसको दिमाग में रखिए, है ना। बस आपको क्वेश्चंस से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना चाहिए, नहीं फॉर्मूला याद कर लिए बस गलत सही कुछ भी लगा के आ गए। तो अब देखिए ये जो थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये थीटा क्या है, P के साथ जो बन रहा है रिजल्टेंट का, P इसमें बाहर है, और यहाँ पर Q हमारे पास में क्या है, दो गुना है, तो 2Q आ जाएगा, अब P तो P ही है, और यहाँ पर 2Q cos थीटा, है ना। अब देखिए ये जो चीज आप देख पा रहे हैं टोटल, ये Q नहीं है भाई, ये Q जैसा थीटा मेरा बन जाता है, थोड़ा दिक्कत की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू जो बच्चे नहीं जानते हो वो जान लें कि उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है, तो इनफाइनाइट होती है।
अब इनफाइनाइट कब वैल्यू आती है ये भी जान लें आप लोग, कब आती है? अगर हम 2 को 0 से डिवाइड कर दे तो इनफाइनाइट आएगा, अगर हम 5 को 0 से डिवाइड कर दे तो इनफाइनाइट आएगा। यानी कि जब हर जो है हमारा क्या हर है ना, यानी कि जो हमारा हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो जब 0 होता है तभी तभी कोई वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी कि 90 की जगह हम यहाँ पर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इनफाइनाइट है इसका मतलब यही है कि जो हर है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या अपना लेकर के आते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है हमारा कि 2q cos थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, बाकी ये सब कहानी खत्म हो जाएगी, बस ये हमको मालूम चल गया कि ये 0 के बराबर है तभी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर है, तो यहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको अब अपना क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। ठीक, इसको सब हटाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे p की वैल्यू, या फिर हम कहें कि हम 2q cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी आएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए p को उधर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर इस पहली इक्वेशन में देखिए हमारे पास में यहाँ पर q cos थीटा है, तो ये q cos थीटा की वैल्यू वहां पर हम रख कर कुछ अपना काम कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कब, मतलब ये चीज आएगी कब, जब हम इसको दोगुना करेंगे और इसका और रिजल्टेंट का एंगल 90 पे होगा तब। अब इसको हम इस पे रखते हैं और हमको नया वाला रिजल्टेंट यानी कि नया आर मिल जाएगा। चलिए सर रखते हैं। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट को इधर भेज देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2q cos थीटा, 2q और cos थीटा, ठीक है, p को हटा देते हैं। अगर हम p को ऐसे लिख दें कि p और इधर 2, तो बात तो वही हुई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दे। तो ये जो 2q cos थीटा है इसके जगह हम टोटल में क्या लिख सकते हैं, माइनस p लिख सकते हैं, माइनस p के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये माइनस का पी स्क्वायर, तो ये और ये आपस में कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर सीधे सीधे क्यू स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर है तो दोनों कट जाएंगे आपस में, या फिर अगर इसको हम इधर भेज दें तो यहां से जो निकलेगा बाहर वो केवल और क्यू निकलेगा। तो जो अब रिजल्टेंट हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, क्यू। यानी कि अब नया जो रिजल्टेंट होगा इसको दोगुना करने के बाद और उसको 90 डिग्री करने के बाद जो रिजल्टेंट परिणामी बल होगा वो क्यू के बराबर होगा, यानी कि दूसरे वाले कंपोनेंट के बराबर ही हो जाएगा वो। ठीक है, तो क्यू के बराबर आएगा, आर किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कई क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बस माइक ना बंद हो और बैटरी ना खत्म हो माइक की, है ना, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग इसको सब खत्म कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड आधी दूरी, एक पिंड है, टोटल दूरी है कुछ, आधी दूरी यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है v1 वेग से और आधी दूरी जो है v2 वेग से तय करता है, तो इसका एवरेज एवरेज क्या बताना है, एवरेज चाल बतानी है। एवरेज चाल क्या होगी, आपके पास में ऑप्शन है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट v1 अंडर रूट v2, ये भी एक ऑप्शन है, और एक है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके पास में दिए गए हैं। एवरेज चाल बतानी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, टोटल जो डिस्टेंस है इसको हम अगर 2x मान ले, 2x क्यों माने, ताकि इसको आधा करने में हमको आसानी रहे।
तो इसकी आधी डिस्टेंस x होगी, आधी डिस्टेंस क्या होगी, x होगी, है ना। तो औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल निकालने के लिए या फिर एवरेज चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमको मालूम है, हमने मान लिया है 2x है। अब कुल समय अगर हम निकाल ले तो पहले समय को t1 मान लेते हैं, दूसरे समय को t2, क्योंकि भाई अगर देखिए हमारे पास में डिस्टेंस सेम है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है ना, चाल अलग अलग है, तो समय तो अलग अलग लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल, कोई जल्दी होगा तो कोई तेज होगा। ठीक, तो समय हम निकालते हैं पहला t। तो t बराबर यानी कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये आ गया। दूसरा समय अगर हम निकाले t2 निकाले तो उसकी भी दूरी और उसकी चाल। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए थोड़ा सा, 2x और अपॉन में यहाँ पर क्या रखेंगे, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, 2x और यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो v1 और v2 आ जाएगा, और इसको आप देखेंगे तो x v1 प्लस x v2, या फिर आप सीधे चाहें तो x को कॉमन ले लें और v1 प्लस v2 यहाँ पर लिख दें। ठीक, काफी मेहनत हो गया आज, है ना। तो अब यहाँ से x देखिए कट जाएगा और ये टर्म ऊपर जाएगा, तो टोटल ये क्या आएगा, 2v1 और v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये आएगा इसका औसत चाल, एवरेज चाल। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो जब भी आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे कि एक डिस्टेंस है जिसको कोई जो है आधी दूरी इस वेग से आधी दूरी इस वेग से आता है, तो औसत चाल क्या होगा, तुरंत इस फॉर्मूले का लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ना दूरी की जरूरत पड़ेगी ना समय की जरूरत पड़ेगी, बस वेग से ही आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि कोई डिस्टेंस है, आधी दूरी ट्रेवल करता है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, और एक दूरी तय करता है 3 सेकंड से। कितना से, 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो आप इसका औसत चाल बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है मतलब। तो आप इसको, ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, तो v1 और v2 आपको दिया, सिंपल सा है, निकाल सकते हैं, आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं। तो इसको आप लिख लीजिए, औसत चाल। लेकिन ये कब फॉलो होगा, जब आधा आधा डिस्टेंस होगा। ठीक है, एक तिहाई चौथाई हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आधे आधे में इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला थर्ड वाला सही था आपका इसमें। ठीक, तो सबका आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है, 5 और 3 है, v1 और v2, और उसका फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कि सरल लोलक। चलिए ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में लिख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्या है, सरल, एक क्वेश्चन लास्ट वाला अब आपको डेली हम होमवर्क में देंगे। लोलक के दोलन के प्रयोग में दर्जमान है, क्या क्या है, 2.36, सॉरी 63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, ये सेकंड है सब में। ठीक है, ये यस छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, चलिए अच्छे से लिख देते हैं, ये सेकंड है। ठीक है, आप उसको 5 ना समझ लीजिएगा, सेकंड। ठीक है, कहाँ तक लिखा, 5 6 हो गया, 2.71, 2.71 सेकेंड। ठीक है, और लास्ट में एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या बतानी है आपको, औसत निरपेक्ष त्रुटि आपको बतानी है, क्या होगी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू, एवरेज एब्सोल्यूट
त्रुटि है तो एरर हम इसको कहेंगे वैल्यू में, ठीक है? तो यानी कि उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है? आपके ऑप्शंस क्या-क्या हैं भाई? थोड़ा ये कैलकुलेशन लेंदी होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा क्योंकि सिंपल से आपको नहीं पूछा है, आपको इसमें थोड़ा-सा रीडिंग्स दे करके पूछा है, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। यानी कि ऐसा समझिए कि लैब में आपने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल में आपने ये वैल्यूज निकाली, उसके बाद आप उसमें काफी चीजें करते हैं, ठीक है? ये एरर का क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा भी है 11th वगैरह में भी, तो आप इसको कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम तो हैं, ठीक है? तो आज की क्लास कैसी लगी? क्वेश्चंस बढ़िया-बढ़िया थे, मजा आई, है ना? धीरे-धीरे हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा समय आज ज्यादा लग गया होगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और ये बुक सब लोग ले लीजिए भाई, ले लो, क्या करोगे, है ना? इतना पैसा बचा के आप लोग क्या करेंगे? पढ़ाई-लिखाई में लगा लीजिए, है ना? 50-60 रुपए है, उसको लीजिए और पढ़ाई कीजिए खूब मन लगा के, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं और अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ये 2 क्लास में इसको खत्म कर दें, मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की फिर 2 क्लास लगेगी, खत्म हो जाएगा, है ना? तो ठीक है, बाय-बाय।